नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ओम थानवी जी द्वारा रचित जो यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है, जो रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव, उसे हमने बहुत अच्छे से पाठ के सारे में पढ़ लिया था कि हमें किस नगरीय सभ्यता के बारे में पता चलता है और क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, कितनी आबादी थी कितनी नहीं। तो एक बार मैं आपसे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ हमें मोहनजोदड़ो शहर के बारे में बताया गया है, जिसकी लगभग 85,000 जनसंख्या बताई गई है। जो बताया गया आज का जो महानगर है ना, उसको भी वह पार कर जाता है, लांग जाता है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, यदि मैं और भी चर्चा करूँ तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं मिली। 50,000 से अधिक वस्तुएं यहाँ हमें प्राप्त हुई है। और गिरिड शैली में बना हुआ शहर है, जो फिलहाल चंडीगढ़ शहर बसा हुआ है, उसी शैली में यह बसा हुआ है। तो ऐसा लगता है जो काबूजिया है, चंडीगढ़ का जो स्थान है, वह भी इसी मोहनजोदड़ो से कहीं सीख ली होगी। जिस प्रकार से इन्होंने उदाहरण बताया, जिस प्रकार से कविता बनती है, उसी प्रकार से यह भी शहर बना है। यहाँ जो भी चीज़ें मिली कुएं के अलावा, कुएं केवल गोलाकार के प्राप्त हुए हैं और सभी मकान जो भी चीज़ें प्राप्त हुई वो चौकोर या आयताकार की मिली हैं। किसी भी मकान का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खुलता। 33 फुट चौड़ी चौड़ी सड़कें भी हुआ करती, जिससे एक बैलगाड़ी आ जा सकती है, दो बैलगाड़ी आ जा सकती हैं आपस में, पास पास में। एक और बात है कि यहाँ ऊँटगाड़ी का प्रयोग बताया गया है कि यहाँ ऊँटगाड़ियाँ हुआ करती थी। पहले लकड़ी के पहिए चले, फिर लोहे के पहिए चले, फिर हवाई जहाज के उतारू पहिए चले। और उसी ऊँटगाड़ी में पहली बार जो लड़की की शादी होती वह दुल्हन के रूप में अपने ससुराल पहुँचती थी। और अब 25,000 वर्ष पूर्व की एक नर्तकी मूर्ति मिली है, जो फिलहाल राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग आज इस सेशन में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सब्जेक्टिव, ओनली सब्जेक्टिव, नो एमसीक्यू, जिससे आप लोगों को पता चले कि हमें कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। क्यों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब की बार आपके 40 नंबर के होंगे अब की बार पेपर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर बिल्कुल नहीं था। कैसे? क्योंकि मैं बता चुका हूँ, सिंधु सभ्यता जो शहर था वो है समाज पोषित एक शहर था, धर्म पोषित नहीं था। और जहाँ समाज पोषित शहर होता है ना, जिन किसी एक की नहीं चलती हो, यानी कि पूरा सामूहिक रूप से बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा एक समूह के रूप में एक निर्णय लिया जाता है, तो वह समाज पोषित ही कहलाएगा और वह ही एक अच्छा शहर बन सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ बताया गया है कि भव्यता का आडंबर बिल्कुल भी नहीं है, सौंदर्यता सौंदर्यता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति का निर्णय न होकर के बहुत सारे व्यक्तियों का निर्णय हुआ करता था। सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, क्योंकि समाज पोषित सभ्यता के साथ साथ नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की साधन संपन्न और नियोजित व्यवस्था थी। वहाँ की अन्न भंडारण व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। जल निकासी की व्यवस्था पक्की ईंटों से बनी हुई थी। यहाँ का प्रत्येक कार्य बुद्धिमानी, बड़ी बुद्धिमानी के साथ सामूहिक निर्णय से हुआ प्रतीत होता था। इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए भी बिल्कुल भी आडंबर नहीं था। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी मिलती है, मगर ये सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का आडंबर बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी चीज़ हमें यहाँ मिली है ना, तो उससे हमें आडंबर तो बिल्कुल, दिखावटीपन तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से बनाया गया है कि हम लोग कह सकते हैं कि यह किसी राज्य शासन नहीं करता था, किसी धर्म विशेष का अधिकार नहीं था यहाँ पर। यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा बैठकर के सभी व्यक्ति एक निर्णय लेते ना, तब वह चीज़ बनाई जाती थी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ भव्यता का आडंबर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यदि राज पोषित होता, बताया गया कि एक शहर ऐसा था यहाँ पे कि जो रातों रात खाली हो गया था, किसी राजा का शासन को हुआ करता था, राजा ने कुछ गलत कार्य किया होगा, राजा ने अपनी मनमानी की होगी, तो पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। पूरा पूरा गांव खाली कब होगा? जब सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता हो। तो ऐसा ही सौंदर्य बोध हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ये एक दूसरे, ये जो क्वेश्चन है जितने भी आएंगे एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, सभी का मिश्रित रूप ध्यान रखना, मिश्रण रूप लिखना है आप लोगों को। क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों में कला या रुचि का महत्व अत्यधिक था।
सिंधु सभ्यता वास्तुकला, नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर, मूर्तियां, मृद भांडे, उन पर विचित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, खिलौने, आभूषण और सबसे ऊपर अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। देखो यहाँ पर हमें कशिदाकारी और गुलकारी भी नजर आती है। तो ये जब छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हमें दिखाई देती हैं तो हम लोग कह सकते हैं कितनी बड़ी सभ्यता, कितनी अच्छी सभ्यता, समाज पोषी सभ्यता है। खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली उन सभी से यही बात निकल कर आती है कि सिंधु सभ्यता समाज प्रधान थी। यह व्यवस्था व्यक्तिगत न होकर सामूहिक थी। इसमें न तो किसी राजा का प्रभाव था और न किसी धर्म विशेष का। इतना अवश्य होगा कि कोई न कोई राजा जरूर हुआ होगा, लेकिन राजा पर आश्रित यह सभ्यता बिल्कुल भी नहीं थी। इन सभी कथनों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज पोषित था। यानी कि आप लोग कोई भी घर देख लीजिए, यानी पूरा मकान यदि माता पिता के साथ बच्चों का भी यदि उसमें सहयोग होता है ना, आपसी सहमति से, तो वह मकान है ना एक मंदिर जैसा दिखाई देता है। और सब माता अलग, पिता अलग, भाई अलग, बहन अलग होता है, फिर वो मकान टूटा फूटा सा नजर हमें आता है। तो वही बात यहाँ थी। यह तो एक पूरा बड़ा शहर था, एक मकान की बात है ये तो, ठीक है, हम जो मैं बता रहा हूँ, तो पूरा शहर इस प्रकार से बसा हुआ था। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? देखो तीनों क्वेश्चन, दो पढ़े हमने और तीसरे का आंसर जो का त्यों आ रहा है, क्योंकि समाज पोषित थी भाई। एक दूसरे अच्छा आपस में मिलकर एक सामूहिक निर्णय द्वारा लिया गया कार्य ही वहां होता था। इस प्रकार अनुशासन से सभ्यता थी, अनुशासित सभ्यता थी। पुरातत्व वेदाओं ने जो भी खुदाई की उसमें उन्हें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, पत्थर और लकड़ी के उपकरण मिले। ताकत के रूप में सैन्य हथियार के अवशेष कहीं नहीं मिले। खुदाई में जो भी सामग्री मिली उन पर चित्रित कलाकारी के फलस्वरूप यही बात सामने आई है कि लोग समय के अनुरूप इन वस्तुओं का उपभोग करते थे। दूसरी, उनकी नगर योजना भी उनकी समझ का सामूहिक प्रमाण था। यानी कि नगर योजना ले लो, कोई वस्तु देख लो, कोई फसल देख लो या कोई व्यवसाय देख लो, सब अनुशासित हमें दिखाई देती है। यानी कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते, एक दूसरे की हेल्प करते रहते थे और कोई हथियार भी नहीं मिला, यानी झगड़ते भी नहीं थे। किसी राजा की समझ का प्रमाण नहीं है, क्योंकि राजा, यदि एक राजा होता और उसकी प्रजा होती ना, तो फिर लड़ाई झगड़े तो सीधी सी बात है। कोई चापलूसी करता, कोई चापलूसी नहीं करता, कोई मनमानी करता, कोई मनमानी नहीं करता, तो फिर कोई राजा नहीं था। इसका मतलब आज की नगर योजना भी सिंधु सभ्यता योजना के समकक्ष नहीं ठहरती। जैसे 33 फुट चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों की जल निकासी की नालियां आदि से यही प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता सामूहिक समाज से अनुशासित सभ्यता थी। यानी कोई भी कार्य कहीं का भी देखो ना आप लोग, उसी किसी भी गली का देखो तो एक जैसा नजर आता है। यानी कि सभी समान रूप से सहयोग लेकर के एक दूसरे का फिर वो कार्य किया करते। ऐसा नहीं कि मेरे घर के सामने पक्की ईंटों का, तुम्हारे घर के सामने कच्ची ईंटों का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार हम कहते हैं अनुशासन था बिल्कुल। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। क्यों, कैसे? सेम आंसर है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, क्योंकि यह समाज पोषी सभ्यता के साथ साथ नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की साधन संपन्न और नियोजित व्यवस्था थी। यहाँ वहाँ की अन्न भंडारण व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। जल निकासी की व्यवस्था पक्की ईंटों से बनी हुई थी। यहाँ का प्रत्येक कार्य बड़ी बुद्धिमानी के साथ, यानी कि ये क्वेश्चन है ना, आपको पता है पहला क्वेश्चन था उसी का सेम रिपीट है, और रिपीट जो क्वेश्चन हो गया मतलब महत्वपूर्ण है और आपको ये याद करना ही होगा। ठीक है, आएगा लगभग। यहाँ का प्रत्येक कार्य बड़ी बुद्धिमानी के साथ सामूहिक निर्णय से हुआ प्रतीत होता है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए भी बिल्कुल भी आडंबर नहीं दिखाई देता। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का आडंबर बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उस पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेकर यानी कहने का तात्पर्य क्या है, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आजकल जब लेखक वहाँ गए तो खुदाई हो चुकी थी 100 साल पहले, तो
सभी मकान टूट फूट चुके थे। अब वो मकान की छतें पहले थी, अब नहीं है, तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो वो सीढ़ियाँ अधूरी थी, टूट चुकी है तो अधूरी रहेगी। अब पूरे छत पर तो नहीं ले जाती उस मकान के, लेकिन उस मकान की छत पर देखने से हमें पूरा, जैसे आज का वातावरण दिखता है, प्रत्येक घर दिखाई देता है, वैसे पूरा का पूरा शहर हमें दिखाई दे रहा था। और इस प्रकार से चौकोर आयताकार हम बने हुए थे कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यह यहाँ कोई भव्यता का आडंबर था या अनुशासन था। यहाँ पे बिल्कुल भी यह अनुशासित नहीं थी, यह संस्कृति यानी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इस कथन के पीछे लेखक आशय है कि इन टूटी फूटी सीढ़ियां या खंडर होते हुए भी पायदान से विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं और आप बीते इतिहास के दर्शन कर सकते हैं। यह सभ्यता विश्व के सबसे अधिक विकसित व उन्नत थी। इन अवशेषों से मानवता का क्रमिक विकास देखा जा सकता है, क्योंकि यह सभ्यता समाज पोषी सभ्यता थी। इसकी नगरीय योजना भी अद्वितीय थी, अद्वितीय यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि जल निकासी, सड़क निर्माण आदि व्यवस्था सर्वोपरि थी, इससे अच्छी कोई नहीं थी। इस सभ्यता का ज्ञान आज भी हमारे लिए अनुकरणीय। अनुकरणीय क्या होता है? जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप बोलो तो वो अनुकरण होता है, यानी किसी का देख करके फिर निर्माण करना, वो अनुकरण कहलाता है। इस प्रकार इन टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़कर इस समाज पोषित सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा धर्म नहीं। सिद्ध कीजिए। यानी प्रत्येक कार्य को हम लोग देखें, चाहे तो किसी मकान को देख ले, चाहे उनके व्यवसाय को देख ले, किसी भी वस्तु को देख ले, तो हमें वह किसी प्रकार से राज और धर्म पोषित दिखाई नहीं देती है, समाज पोषित ही दिखाई देती है। इस सभ्यता को लेखक ने साधन संपन्न माना। इस सभ्यता ने भव्यता को महत्व नहीं दिया है, यह कलात्मकता को महत्व देती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बौद्ध कला में रुचि रखते थे। यहाँ की नगर व्यवस्था, पत्थर धातु से बनी मूर्तियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, सुंदर मोहरें, खिलौने वालों को संवारने का कंगा, गहने इत्यादि इसके सौंदर्य बोध का प्रमाण है। यहाँ पर आपको राज चिन्ह या धर्म से संबंधित चिन्ह नहीं मिलते, यदि मिलते तो होते तो इसकी स्थिति बिल्कुल भी अलग होती। यहाँ आम जनता से जुड़े चिन्ह अधिक बिखरे हुए हैं, जिनका सौंदर्य बोध इसी कारण विद्यमान है। यह सभ्यता हर तरह से समाज पोषित सभ्यता को दर्शाती है। यहाँ पर ताकत के चिन्ह नहीं मिलते। यह सभ्यता आपसी समझ के कारण लंबे समय तक चली है, यह आडंबर रहित है। यानी कि आप किसी भी छोटी छोटी वस्तु को भी देखें ना, आज भी उन वस्तुओं को, तो आप लोगों को बिल्कुल सुंदर और ऐसी जड़ित दिखाई देती है कि यहाँ लोग बिल्कुल ही मन से कार्य करते थे, सामूहिक रूप से निर्णय के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थे हमारे अतीत में दबे पांव से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट सेशन फिर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, यानी कि पूरे पाठ का हम लोग निचोड़ देखेंगे। ठीक है, निचोड़ आपको तभी आप लोग कर सकते हैं, तब आप लोगों को पूरा चैप्टर सार के रूप में ही नहीं, मूल पाठ आपको दिमाग में होना चाहिए, पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है यूज कोड Y323 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके लिए क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना, आपको अंग्रेजी सीखनी है, फर्राटेदार बोलना, अंग्रेजी सीखना है, तो आप लोग कोड यूज कीजिए और पेड बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको PYQ चाहिए, PDF चाहिए, आपको MCQ चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, पाठ का सार चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब मिलेगा। डाउनलोड कर लीजिए अड्डा 24/7 ऐप प्ले स्टोर से, यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होगा। किस चैनल पढ़ रहे हैं? अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। सब समझदार हैं, आपको अच्छा समझ में आ गया, आपको लगता है कि अब की बार मैं 100% नंबर प्राप्त कर सकता हूँ हिंदी विषय में, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा होगा। कहते हैं कि सर अंत में मुस्कुराते हैं, एक बार मुस्कुराते नहीं है बीच में। अरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराएंगे जब आप 100 में 100 नंबर लाएंगे। जब पढ़ाई का समय होता है तो पढ़ाई कीजिए ना, ज़्यादा समय तो ले ही नहीं रहा ना आपको, बहुत कम समय में सेशन समाप्त कर देता हूँ। वो इसलिए कि जो रुचि रहती है ना आपकी, वो कुछ समय तक ही रहती है। मैं साइंस में ठीक है लंबे समय तक रहती है, हिंदी में इतना नहीं रहती है आप लोगों की, तो कोई बात नहीं है। छोटे छोटे सेशन को आप लोग देखिए, टुकड़ों में बांट करके, मैं टुकड़ों में बांट के ऊपर वाला पढ़ा रहा हूँ, वन शॉट भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। जो अच्छा लगे वो देखिए और मौज से, मजे से, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।